हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स को कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग चर्चा करते हैं सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब सीधी सी फील आ रही है, जब कोई बॉडी किसी सरफेस के रिलेटिवली मूव करती है तो उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, यानी कि जो उसके रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो फ्रिक्शन एक्चुअल में काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। काइनेटिक फ्रिक्शन को आप किससे डिनोट करते हैं? एफ के से डिनोट करते हैं। प्यारे बच्चों, कोई भी फोर्स है तो उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, है ना। थोड़ा सा फंडामेंटल जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि आज हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने होंगे। आज हम लोग बेसिकली एंगल ऑफ रिपोज, उसके अलावा इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक का जो मूवमेंट है उसके बारे में, और ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम को स्टडी करना होगा। लेकिन चलेंगे जीरो से हीरो लेवल की तरफ, ये मैं आपको बता दूं। इसलिए प्लीज थोड़ा सा फंडामेंटल जल्दी सीखते हैं, लेकिन जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा सा ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, रेडी हैं आप लोग? तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के से डिनोट करते हैं। ऐसे एक्ट करता है जब रिलेटिव स्लिपिंग होती है। रिलेटिव स्लिपिंग कैसे होती है अभी समझेंगे। इसका मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों कांस्टेंट होता है, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन। दिस म्यू के इज व्हाट? दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके। और ये केवल और केवल नेचर ऑफ द सरफेसेस पर डिपेंड करता है, यानी कि जो सरफेस है उनका नेचर कैसा है ये उसके ऊपर एक्चुअल में क्या करता है, डिपेंड करता है। ये एफ और एन का एक्चुअल में रेशियो होता है। प्यारे बच्चों, इसके बाद अब बात ये कि इस एफ के की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। तो एफ के की डायरेक्शन कैलकुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले आपको रिलेटिव मोशन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है एक सरफेस को रोक करके अगर आप दूसरे सरफेस को चला दें तो उसे आप क्या कहते हैं? रिलेटिव मोशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं। प्यारे बच्चों, अगर ये सरफेस रेस्ट पर है तो ये बॉडी कितने से जा रही है? 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में 2 से आगे जा रही है। जब ये इसके रेस्पेक्ट में मूव करेगी तो यहाँ इसका मतलब रिलेटिव मोशन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन। जैसे ऐसे समझिए कि ये दो सरफेस हैं। अगर ये दो सरफेस ऐसे हैं तो क्या इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है? नहीं। लेकिन अगर ये ऐसे है तो क्या इनके बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है? यस। तो अगर इन दोनों सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, ओके। अब जरा चेक करने का बड़ा बढ़िया सा तरीका है। ये सरफेस रेस्ट पर है, इसके ऊपर ये ब्लॉक कितने से फिसल रहा है? 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जाएगा तो प्यारे बच्चों, इस पर एक इधर की तरफ जो फोर्स लगेगा, जो इसके मोशन को अपोज करेगा, वो एफ के होगा। तो 2 मीटर पर सेकंड वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन कहां लगेगा? पीछे की तरफ। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, न्यूटन्स थर्ड लॉ से। तो इतना ही फ्रिक्शन फोर्स इस सरफेस पर कहां लगेगा? आगे की तरफ लग जाएगा। तो पहली बात तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। रिलेटिव मोशन होने से मुझे एफ के की डायरेक्शन का पता लग जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। रिलेटिव मोशन का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी होता है, रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं होता। रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट रिलेटिव एक्सेलरेशन। प्यारे बच्चों, ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सबसे पहला काम, आंखें फेर लीजिए, मुझे एक्सेलरेशन से कोई मतलब नहीं है, कोई कंफ्यूजन आपको किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए। यस, आई विल कंसंट्रेट ओनली ऑन दीज वेलोसिटीज। अब प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, ए और बी के बीच में देखते हैं रिलेटिव मोशन हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, एक काम करते हैं, मैं बी ब्लॉक पर बैठ करके ए को देखता हूं। इस पर बैठ करके बी ब्लॉक पर बैठ करके ए को देखता हूं। तो जब मैं बी पर बैठूंगा तो मैंने रिलेटिव मोशन में क्या सीखा है? इसकी वेलोसिटी 4 छीनी और उल्टी करके ए को दे दी, यानी कि बी के रेस्पेक्ट में ए ब्लॉक 6 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा होगा। ये जानने के लिए आप काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स देख सकते हैं। रिलेटिव मोशन आपको वहां से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, जब आप बी पर बैठ गए तो 4 को छीना, उल्टा किया, ए को दे दिया, तो इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड आ गई। इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब बेटे, बी क्या है? रेस्ट पर। ए क्या है? आगे जा रहा है। कितने से? 6 से। तो इसका मतलब सर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होगी। तो इस पर जो फ्रिक्शन होगा प्यारे बच्चों, वो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर है? और फॉर एवरी रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जब एफ केवल इधर लगेगा तो बी ब्लॉक पर प्यारे बच्चों एफ केवल आगे लगेगा। आशा करता हूं बात समझ में आ रही होगी। अब बात करेंगे बी और ग्राउंड के बीच में। जब बी और ग्राउंड के बीच में बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो अब मैं क्या करूंगा? जब मैं ग्राउंड पर बैठ जाऊंगा तो क्या ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? ग्राउंड की वेलोसिटी कितनी है? 0। तो 0 उल्टी करके किसको दे देंगे? बी को दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राउंड पर बैठ करके बी को देखने पर, ग्राउंड पर बैठ करके बी को देखने पर बी 4 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा होगा।
क्लियर है? तो इस पर जो फ्रिक्शन होगा प्यारे बच्चों, इस ब्लॉक पर इधर आ जाएगा। जब इस पर फ्रिक्शन आ जाएगा इधर, तो इस सरफेस पर फ्रिक्शन इधर आ जाएगा। तो पहली बात तो रिलेटिव मोशन हो रहा है, रिलेटिव स्लिपिंग हो रहा है, फ्रिक्शन काइनेटिक, और इस तरह से काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शंस में क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट। तो इस वाले डायग्राम को ध्यान से देखें। इस ए वाले पर फ्रिक्शन कहां पे है बच्चों, पीछे। इस बी वाले पर फ्रिक्शन आगे, इस बी वाले पर फ्रिक्शन इधर, और इस राउंड पर फ्रिक्शन इधर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यूज क्या कर सकता हूं, कैलकुलेट कर सकता हूं। एक बहुत अच्छा सवाल करते हैं इसके ऊपर। प्यारे बच्चों, एक पेपर है, ये पेपर वेलोसिटी ऑफ पेपर है 2i कैप प्लस 2j कैप। ओके, ये कुछ इधर की तरफ मुंह मार रहा है। इस पर प्यारे बच्चों एक ब्लॉक है और मैं देख रहा हूं टॉप व्यू। ओके, ये है मेरे पास ब्लॉक, और ये ब्लॉक एक्चुअल में मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी vb से, जिसकी वैल्यू है 2i कैप। ओके, तो मुझसे पूछ रहा है कैलकुलेट फाइंड डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, तो मुझसे काइनेटिक फ्रिक्शन की क्या पूछ रहा है, डायरेक्शन। तो सबसे पहला काम, एक काम कीजिए, वीबी और ये क्या है, वीपी। तो आप एक काम करें, पेपर पर बैठ जाए। पेपर पर बैठने का मतलब होता है ब्लॉक की वेलोसिटी पेपर के रेस्पेक्ट में लिखें, जिसको आप लिख सकते हैं वीबी माइनस वीपी। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, वीबी माइनस वीपी। वीबी की वैल्यू मेरे पास कितनी है सर, 2i कैप है। वीपी की वैल्यू कितनी है, 2i कैप, और ये हो जाएगा प्लस 2j कैप। सिंप्लीफाई करेंगे क्या प्यारे बच्चों, माइनस 2j कैप आ जाएगा। इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं पेपर पर बैठ जाऊं तो पेपर पर बैठ करके ब्लॉक एक्चुअल में माइनस 2j कैप यानी कि माइनस j कैप डायरेक्शन में जा रहा होगा। ये तो प्यारे बच्चों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। मुझे सिंपल रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन देखनी है जो कि माइनस j कैप डायरेक्शन में। तो सर इसका मतलब कहने का ये हुआ कि जब मैं इस पेपर पर बैठ जाऊंगा तो इस पेपर पर बैठ करके, हाँ जी, मुझे दिखाई देगा ब्लॉक किधर जाता हुआ, इस डायरेक्शन में जाता हुआ, यानी कि माइनस j कैप डायरेक्शन में एक्चुअल में ब्लॉक जा रहा होगा। तो इस पर प्यारे बच्चों फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, ऊपर लग रहा होगा। और ये फ्रिक्शन किस पर है, ये फ्रिक्शन है प्यारे बच्चों ब्लॉक पर। तो इतना ही फ्रिक्शन पेपर पर कहां लग रहा होगा, पेपर पर ये फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, आगे की तरफ। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी से काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन को देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पेपर है, ओके, जिसका अपन एक टॉप व्यू देख रहे हैं। ओके, यानी कि कुछ पेपर इस तरह से है और इस पेपर के ऊपर एक ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि इस पेपर के ऊपर एक ब्लॉक रखा है। पेपर मूव कर रहा है 2i कैप प्लस 2j कैप से, ओके, और ब्लॉक मूव कर रहा है कितने से, 2i कैप से। मुझसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फाइंड द डायरेक्शन ऑफ f के वेक्टर, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला काम, मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एक काम करते हैं, क्यों ना मैं ब्लॉक की वेलोसिटी किसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लूं, पेपर के। तो क्या प्यारे बच्चों लिख सकता हूं, vb माइनस vp। दिस vb इज 2i कैप, दिस vp इज 2i कैप प्लस 2j कैप। यस, 2i कैप माइनस 2i कैप माइनस 2j कैप, छम्मा छम्मा, it is minus 2j कैप। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पेपर। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पेपर पर बैठ जाऊं, पेपर के रिलेटिव, ब्लॉक किधर मूव मार रहा है, ब्लॉक एक्चुअल में कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि दैट इज माइनस j कैप डायरेक्शन। प्यारे बच्चों ये vbp है, जो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन होगी वो माइनस vbp का यूनिट वेक्टर फोर्स, यानी कि मैग्नीट्यूड से मुझे मतलब, मुझे केवल डायरेक्शन से मतलब, जो कि माइनस j कैप होगा। तो क्या इसको लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू पेपर। यस, तो यानी कि ये मेरे पास वेलोसिटी ब्लॉक की पेपर के रेस्पेक्ट में। तो ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन होगा वो कहां लग रहा होगा, यस, काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा होगा, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं माइनस j के यहाँ रखेंगे तो प्लस आ जाएगा। और अगर बात किसकी करेंगे प्यारे बच्चों, पेपर की, तो पेपर पर यही फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, यही फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूं, काइनेटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन चेक कर सकता हूं। आइए फटाफट से पढ़ते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। आइए बच्चों शुरू करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसको भी फटाफट से रिवाइज करते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, ओके, इसको एफएस से डिनोट करते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम एफएल से डिनोट करते हैं, या इसको आप एफएस मैक्स भी लिख सकते हैं।
ओके, बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, फंडामेंटल्स ही होते हैं जिनकी वजह से हमारे टॉपिक्स क्या हो जाते हैं, कहीं ना कहीं वीक रह जाते हैं। तो प्लीज जरा ध्यान से समझे। पहली बात है, कब एक्ट करेगा? एक तब एक्ट करता है व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, यानी कि जब एक सरफेस दूसरी सरफेस के रिलेटिवली क्या रहती है, रेस्ट पर। तो उस सिचुएशन में ये फ्रिक्शन कैसा फ्रिक्शन होता है? ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ओके, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको उसको समझाने वाला हूं, पहले ध्यान दें। सेल्फ एडजस्टिंग, सेल्फ एडजस्टिंग वर्ड का मतलब समझे। ये क्या करता है, इसकी वैल्यू कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये सामने वाले के हिसाब से अपने आप को क्या करता रहता है, एडजस्ट करता रहता है, इसलिए इसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। इट इज ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग। क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग। इसीलिए फ्रिक्शन ट्रबल क्रिएट करता है, क्योंकि ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। अभी मेरी बात आपको समझ में आने वाली होगी। क्या है बच्चों, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का, वो 0 से लेकर के एफएस मैक्स तक होता है। अब ये एफएस मैक्स क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। एफएस मैक्स हमने क्या कहा है, एफएल यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में कहा है। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू होती है म्यूएस इनटू एन। यहां म्यूएस कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आप जानते ही हैं, यानी कि आप जब म्यूएस को एन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो वैल्यू आती है वो एफएस मैक्स आती है। ये एफएस मैक्स है, फ्रिक्शन नहीं है। फ्रिक्शन तो 0 से एफएस मैक्स तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रिक्शन की वो वैल्यू है जो कि एक मैक्सिमम वैल्यू है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन से इस बात को बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों समझाने वाला हूं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो ये कहानी है किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू की। म्यूएस कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो डिपेंड करता है नेचर ऑफ सरफेसेस के ऊपर, यानी कि जो सरफेसेस उनका नेचर कैसा है। म्यूएस और म्यूके में म्यूएस अक्सर किससे बड़ा होता है, म्यूके नहीं दिया जाता है क्वेश्चन में, तो म्यूएस को म्यूके के बराबर मान लिया जाता है जब आपको म्यू दिया जाता है। अब प्यारे बच्चों समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्लॉक, एक ब्लॉक जो कि रेस्ट पर रखा हुआ है इस सरफेस के रिलेटिव, इसका मतलब ये रेस्ट पर है, ये सरफेस भी रेस्ट पर है, कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो इसका मतलब इस पर फोर्स लगने के कारण ये आगे जाना चाहता है, लेकिन क्या ये इसको रोक रहा है? यस। तो इसका मतलब इस पर फ्रिक्शन क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस पर पीछे की तरफ एक्ट कर रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बताओ, ये वाली बॉडी क्या नीचे गिरना चाहती है? यस सर। तो क्या इसको इधर की तरफ कोई एक फोर्स, कुछ भी, कोई mg sin थीटा जैसा एक फोर्स होगा जो उसको नीचे गिरा रहा होगा, लेकिन क्या ये गिर रहा है? नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन यहाँ क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन का एक देसी नाम है, जिसे आप शाहरुख खान की तरह क्या कह सकते हैं, मैं हूं ना। किसका है ये, तुमको इंतजार में हूं ना, क्योंकि mg sin थीटा लग रहा है नीचे और क्या गिर रहा है? नहीं। तो इसका मतलब ऊपर कौन लग रहा होगा, इस सरफेस के टेंजेंशियल डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। प्यारे बच्चों ये एक टॉप व्यू है, और टॉप व्यू में ये एम मास का ब्लॉक क्या है प्यारे बच्चों, रेस्ट पर। तो जब आप इसे आगे चला रहे होंगे तो नहीं जा रहा, तो उसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन इधर की तरफ आ रही होगी और ये स्टैटिक लग रहा होगा। लेकिन अगर इस पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्सेस? दो। ये F1 और ये क्या आ रहा है, F2। तो प्यारे बच्चों इसका जो नेट फोर्स है वो इधर की तरफ लग रहा होगा, तो फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करेगा और इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन कुछ इस तरफ अपनी डायरेक्शन को एडजस्ट करेगा। तो जो भी अप्लाइड फोर्स होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या करता है, एक्ट करता है। लेकिन आप ये कंफर्म करें कि क्या बॉडीज रिलेटिवली रेस्ट पर है या रिलेटिवली क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक और क्वेश्चन से इस बात को अच्छे से समझते हैं। ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर, ओके। अगर ब्लॉक्स क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं, तो जितनी वेलोसिटी ऊपर वाले की होगी उतनी वेलोसिटी नीचे वाले की होगी। इसका मतलब ये है कि मूव तो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किस पर बैठ जाए, ये ब्लॉक है और ये क्या है प्यारे बच्चों भी, तो अगर आप कहां पर बैठ करके, यानी कि बी पर बैठ करके ए को देखें, तो ये क्या आ जाएगा, रेस्ट पर। क्यों? क्योंकि इसकी वेलोसिटी 2 छीन करके जब इसको दी थी तो इसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 0, यानी कि VAB इक्वल्स टू 0। तो जब ये रेस्ट पर है, तो रेस्ट पर है तो प्यारे बच्चों इसका मतलब इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो फ्रिक्शन कैसा होगा, यानी कि तो जो फ्रिक्शन होगा वो ऑब्वियसली स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा। अब प्यारे बच्चों सवाल ये कि जब आपने नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया तो नीचे वाले ब्लॉक की टेंडेंसी आगे चलने की थी, इस पर फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे की तरफ। तो इसका मतलब ऊपर वाले ब्लॉक पर स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, आगे की तरफ लग रहा होगा, और यही फ्रिक्शन एक्चुअल में इसको आगे ले जा रहा होगा। यानी कि आप समझिए कि फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता तो है, लेकिन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ये स्टेटमेंट एक्चुअल में गलत स्टेटमेंट है। अगर ये फ्रिक्शन ना होता तो प्यारे बच्चों आप समझिए इस बात को ध्यान से, यानी कि अगर सरफेस स्मूथ
स्मूथ होती तो आप इस ब्लॉक पर फोर्स आगे लगाते तो ये ब्लॉक आगे चला जाता और ये वाला ब्लॉक नीचे गिर जाता। क्यों? क्योंकि इस ब्लॉक पर कोई फोर्स ना होता। तो इसको आगे चलाने वाला कौन है? इसको चलाने वाला कौन है? फ्रिक्शन। तो यहाँ फ्रिक्शन बी के मोशन को अपोज कर रहा है, लेकिन यहाँ फ्रिक्शन ए को मोशन प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए फ्रिक्शन एक्चुअल में रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज नहीं करता। जरा सोचिए, अगर आप किसी सरफेस पर चल रहे हैं तो वहां फ्रिक्शन होना कितना आवश्यक है। अगर वहां फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या संभव है कि आप कभी चल पाएंगे? इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसलिए फ्रिक्शन मोशन को क्रिएट भी करता है, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज भी करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब प्यारे बच्चों, हम एक क्वेश्चन से इन तीनों कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, जिसमें काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इसमें 2 kg का ब्लॉक है जिस पर एक फोर्स कितना लग रहा है F, और म्यूएस की वैल्यू कितनी गिवन है 0.5 और म्यू के की वैल्यू कितनी है 0.4। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसका वीडियो बनाते हैं, इसकी नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल इधर की तरफ कितना लग रहा होगा 2g यानी कि 20, यानी कि इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों नॉर्मल कितना हो गया, इट कम्स आउट टू बी 20 न्यूटन। फिर क्या करते हैं, हम लोग कैलकुलेट करते हैं एफएस मैक्स, जिसे आप एफएल कहते हैं। This Fm is equals to mu s into n. That mu s is 0.5 multiplied by 20, so it comes out to be 10 Newton, and that Fk is 0.4 into 20, that is 8. Okay? ये फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। मैं बार बार आपसे एक ही बात कह रहा हूँ। ओके, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम वैल्यू है। अब इस एग्जांपल में बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है। ये काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा अगर रिलेटिव स्लिपिंग होगी, लेकिन हमने सबसे पहला काम नॉर्मल रिएक्शन निकाला, फिर इनकी वैल्यूज कैलकुलेट की। अब यार बच्चों एफ, आप डिफरेंट केस स्टडी करते हैं। जब फोर्स कितने न्यूटन है? 0। व्हेन द फोर्स इज 0 न्यूटन, तो यार बच्चों जब कोई फोर्स ही नहीं है तो फिर इसका मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन भी क्यों लगेगा? क्योंकि फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि आपको मैंने समझाया था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स होता है, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0 से लेकर के Fl तक कुछ भी हो सकती है। यानी कि इसका मतलब ये है Fl, ये है Fk। अगर आपसे पूछे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स हुआ 0 से लेकर के कहां तक? 10 न्यूटन तक कुछ भी, क्योंकि ये Fs क्या होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। क्लियर होगी बात? जब यहाँ कोई फोर्स ही नहीं है तो उसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 0। इसलिए आप ये वैल्यू निकाल के बैठ लेंगे, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब प्यारे बच्चों 2 न्यूटन का फोर्स है। कितने न्यूटन का? 2। जब 2 न्यूटन का फोर्स है तो इसका मतलब इसको, चूंकि ब्लॉक की स्टेट क्या है? ऑब्वियस रेस्ट पर है, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? स्टैटिक लगेगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी? सर ये सेल्फ एडजस्टिंग है, तो ये इसके हिसाब से इसकी वैल्यू क्या ले लेगा? 2 ले लेगा। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया दिल से आप सभी लोगों का, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला, आप लोगों के इतने व्यूज़, इतने सारे लाइक्स, इतने सारे कमेंट्स मिले। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, प्लीज़ वहाँ जा कर के अपना एनरोलमेंट ज़रूर सुनिश्चित करें। और प्यारे बच्चों, इसके अलावा यदि आप डाउट्स का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, आप स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो मोशन के प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। फिर बात करते हैं मेरे बच्चों इस वाले क्वेश्चन में, ब्लॉक पर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और चलाने के लिए मैक्सिमम फोर्स कितना चाहिए? 10 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या? यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो 4 न्यूटन आ जाएगा। यस, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स, फिर मैं बार बार कह रहा हूँ, सेल्फ एडजस्टिंग होता है। ये वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए, अब मैंने कहा कि फोर्स लगा 9.999 न्यूटन, तो इसका मतलब सर जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा इसकी वैल्यू भी 9.999 ही एडजस्ट होगी। लेकिन ये ब्लॉक क्या है? रेस्ट पर है, तो ये फ्रिक्शन स्टैटिक ही है, ये यही रुका रहेगा, मूव नहीं करेगा। तो प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन ये है, बहुत सारी वैल्यूज है स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअल में एक रेंज होती है जिसकी वैल्यू 0 से Fs मैक्स के बीच में होती है। अब प्यारे बच्चों मैंने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया। 12 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियसली ये एक्सीड कर जाएगा, किससे? Fl से एक्सीड कर जाएगा। तो क्या ब्लॉक चलने लगेगा? वाह, चलने लगा हूं। तो जैसे क्या लगने लगेगा? इस पर भी लगने लगेगा, यहाँ रिलेटिव मोशन शुरू हो जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या लगेगा? Fk, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, और इस कांस्टेंट वैल्यू का मैग्नीट्यूड कितना है प्यारे बच्चों? सो दिस इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन। कितना प्यारे बच्चों? दिस इज 8 न्यूटन। तो ब्लॉक विल मूव। सो नाउ द फ्रिक्शन फोर्स इज 8 न्यूटन। द नेचर इज एक्चुअली काइनेटिक।
ठीक। और बात करते हैं इसके एक्सेलरेशन की, सो दैट एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, यस, यानी कि सर 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 से प्यारे बच्चों 4/2 से इट कम्स आउट टू बी 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, यानी कि ब्लॉक विल हैव एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड देयर इज अ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों यहां से आपको समझ में आया होगा कि FL क्या है, FK क्या है और स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा दो फोर्सेस के बीच की एक क्या होती है, रेंज होती है, और इस रेंज की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है प्यारे बच्चों, FL होती है। प्यारे बच्चों ब्लॉक एम मास का जिसके ऊपर एक फोर्स कितना लग रहा है, फिर ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पर है और म्यू एस किससे बड़ा है, म्यू के से। आप जैसे जैसे क्या कर रहे हैं, फोर्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, तो आपको फ्रिक्शन इधर की तरफ जो लग रहा होगा वो फ्रिक्शन भी ऑब्वियसली धीरे धीरे क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो मुझसे क्या कह रहे हैं कि एफ और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए। तो प्यारे बच्चों ऑब्वियस है, सबसे पहला काम जो एफ एल यानी कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी क्या, वो म्यू एस इनटू एन होगी, यस सर। जो फ्रिक्शन की काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होगी क्या बच्चों, वो म्यू के इनटू एन होगी, यस सर। क्योंकि म्यू एस बड़ा है किससे, म्यू के से, इसमें जो एफ एल होगा क्या वो किससे बड़ा होगा, वो एफ के से बड़ा होगा। मैं जानता हूँ स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसकी वैल्यू हमेशा 0 से लेकर कहां तक होती है, एफ एल तक होती है। अभी हमने सीखा जैसे जैसे आप क्या करते हैं, इस फोर्स की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे क्या, वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जितना फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो जैसे जैसे आप फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं प्यारे बच्चों, उसी रेशो में फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ती जा रही है। इसका मतलब फोर्स और फ्रिक्शन हमेशा शुरू में क्या है, बराबर, जब तक ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर है। क्या मेरी बात क्लियर है? तो इस सिचुएशन में इसका जो स्लोप होगा tan थीटा, क्या बेटे, वो F/F, यानी कि दोनों बराबर होगा, यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू कितने डिग्री हो जाएगा, 45। तो इसका स्लोप कितने डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। आपने फोर्स को और बढ़ाया, फ्रिक्शन और बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच गया, बढ़ते बढ़ते अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गया। यानी कि आप जैसे जैसे फोर्स को बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, सेम रेशो में बढ़ रही है। फिर फोर्स की वैल्यू एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगी। अब इसके बाद ब्लॉक क्या होगा, चलने लगेगा। लेकिन जैसे ही ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आएगा, उस समय इस पर क्या लग रहा होगा, एफ यानी कि मैक्सिमम फोर्स लग रहा होगा। अब अगर आपने फोर्स की वैल्यू को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो थोड़ा सा बढ़ाने पर ये ब्लॉक मूव कर जाएगा और इसके ऊपर क्या लगने लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, छोटा होता है किससे, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से, इट इज लेस देन एफएल। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब ये वाली जो ग्राफ है सडनली थोड़ा सा एकदम से नीचे आएगा, और अब चूंकि ब्लॉक चल रहा होगा इसके पास एक वेलोसिटी आ गई होगी, तो जब तक ये नहीं रुकेगा तब तक इसके ऊपर एक काइनेटिक फ्रिक्शन ही लगेगा जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी। इसलिए वाला ग्राफ क्या हो जाएगा, पैरेलल टू फोर्स एक्सिस हो जाएगा। इसलिए एक बहुत प्यारा सा सवाल है, पहले स्ट्रेट लाइन होता है, एंगल 45 डिग्री बनाता है, फिर इसके बाद मैक्सिमम वैल्यू तक जाता है, फिर किंक आती है, और किंक आकर के प्यारे बच्चों ये इसके पैरेलल टू एफ एक्सिस हो जाता है। तो इसलिए आपसे पूछे यार एफ और एफ का ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पहली बात क्या इसमें किंक आता है, यस, और क्या इसके बाद एफ के कांस्टेंट लगेगा, यस। क्या ये वाली लाइन एफ को शो कर रही है, एग्जैक्टली ये लाइन एफ को शो कर रही है। तो क्या प्यारे बच्चों मेरी बात सबको क्लियर है? या अच्छा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या एफ के बड़ा होगा एफएल से? नो सर। क्या एफएल बड़ा होगा एफ के से? यस सर। क्या स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स छोटा होगा एफ के से? यस। स्टैटिक फ्रिक्शन एफ के से तो छोटा हो ही सकता है, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन तो 0 से लेके एफएल तक कुछ भी हो सकता है। तो वो जो बड़ा होता है वो एक्चुअल में एफएल होता है। तो अगर कहीं स्टेटमेंट आ जाए कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन काइनेटिक फ्रिक्शन, भावुक ना हो, स्टैटिक फ्रिक्शन तो काइनेटिक फ्रिक्शन से कम हो ही सकता है। देखो प्यारे बच्चों, जब यहाँ पर ये वाली वैल्यू, यहाँ तक सारी वैल्यू कौन सी वैल्यू है, ये सारी की सारी वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन ही तो है। तो क्या ये वाली वैल्यू जो होगी फ्रिक्शन की, क्योंकि जिस समय ये फोर्स लग रहा होगा क्या उस समय ये फ्रिक्शन होगा, क्या ये फ्रिक्शन स्टैटिक होगा, तो क्या इसकी वैल्यू एफ के से तो कम ही होगी ना। इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन एफ के से कम हो सकता है, लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन कभी भी एफ के से कम नहीं होगा। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को, तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें मास कितना है 2 kg, वेलोसिटी कितने 20 मीटर पर सेकंड से ब्लॉक मूव कर रहा है। मूव कर रहा है तो इसका मतलब सर
रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा प्यारे बच्चों, काइनेटिक। काइनेटिक कांस्टेंट होता है और इसी की वजह से इसके पास एक क्या आएगा, रिटार्डेशन, जिससे इसकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो आपसे पूछ रहा फाइंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, तो ऑब्वियस है इसकी स्पीड धीरे धीरे कम करता रहेगा और कम करते करते इसकी फाइनल वेलोसिटी को क्या कर देगा, 0। तो आपसे प्यारे बच्चों पूछा है कि इस डिस्प्लेसमेंट s की क्या कीजिए, वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों एफ के लिखता हूं मैं, एफ के इज कांस्टेंट दैट इज म्यू के इनटू एन, म्यू की वैल्यू 0.4, लॉग नॉर्मल ऊपर ब्रैकेट के नीचे लग रहा होगा तो इनटू 30 से इट कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन। 8 न्यूटन एफ के आ जाएगा प्यारे बच्चों, एक्सेलरेशन निकालना है एफ के डिवाइडेड बाय एम। ओके, कोई और फोर्स तो लग नहीं रहा है, तो यहां से मेरे पास एफ के की वैल्यू कितनी है, 8 मास कितनी है, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ये इस डायरेक्शन में ये मेरे पास आ जाएगा, जो कि किसका काम करेगा, दैट विल वर्क ऑफ रिटार्डेशन। क्या क्लियर है? अब मेरे पास ए आ चुका है प्यारे बच्चों, तो क्या सीधे सीधे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, दैट v स्क्वायर फाइनल इज 0, u स्क्वायर इज 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -4 इंटू s से क्या है 400 इज इक्वल टू, यस इट कम्स आउट टू बी 8 इंटू s। तो यहाँ से प्यारे बच्चों जो s की वैल्यू होगी इट कम्स आउट टू बी 50 मीटर। ओके, यानी कि ब्लॉक 50 मीटर चल के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया सा रिजल्ट है, इसके डेरिवेशन भी नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन इस रिजल्ट को याद रखेंगे क्योंकि आज हमें बहुत सारी चीजें कवर करनी है। तो आपसे कह रहा है फाइंड एफ मिनिमम सच दैट द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड। इस एफ की वो मिनिमम वैल्यू बताइए कि कितना मिनिमम फोर्स और किस तरह से उसको अप्लाई किया जाए ताकि ये मिनिमम फोर्स से हम क्या कर सके, इस ब्लॉक को चलाने में सक्सेसफुल हो सके। फाइंड एफ मिनिमम सच दैट द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड। तो प्यारे बच्चों बेसिक सा कांसेप्ट है, वैसे तो मैं आपको बता दूं भाई, आप यहाँ पे क्या करेंगे, एफ के 2 टुकड़े कर लेंगे। प्यारे बच्चों ये क्या होगा, एफ cos थीटा, ये अपने पास हो जाएगा एफ sin थीटा, ये क्या लग रहा होगा नॉर्मल, और ये क्या लग रहा होगा एंटी, और एफ cos थीटा को कहाँ खींच रहा होगा, एफ cos थीटा को आगे की तरफ खींच रहा होगा, जिसको रोक रहा होगा कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन। जूं जूं ये बढ़ेगा त्यों त्यों क्या बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। मुझे इसको जस्ट बिगिन टू स्लाइड करना है, तो इसका मतलब ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यानी कि यहाँ क्या लगा देंगे, एफ। इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है कि नॉर्मल हमेशा एम जी के बराबर नहीं होता प्यारे बच्चों, एन प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। तो यहाँ से प्यारे बच्चों नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम जी माइनस एफ साइन थीटा, जिससे मैं क्या कर सकता हूँ, फ्रिक्शन की लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, दैट इज म्यू इनटू एन, दैट इज म्यू इनटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। मेरी बात क्लियर है? और जिस समय ये फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि दिस एफ cos थीटा प्यारे बच्चों इज इक्वल्स टू एफ एल, उस समय क्योंकि ऑब्वियस है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ एल होगा तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड यानी कि मूव करने लगेगा। अब जस्ट बिगिन टू स्लाइड कंडीशन में इसके बराबर होगा तो ऑब्वियस है वो मिनिमम ही तो होगा, ज्यादा होगा तो चलेगा ही। तो मिनिमम के लिए क्या करना होगा, मिनिमम के लिए दिस एफ cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू एफ एल, और एफ एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, म्यू इनटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करके इस थीटा की वैल्यू रख के, तो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट आते हैं जिससे मुझे पता लगता है कि इतने थीटा पर ये मिनिमम फोर्स होगा। तो आप प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को क्या करें, याद रखें। आइए इसके ऊपर हम फटाफट से क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से एफ cos थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। प्यारे बच्चों इधर चला गया, यहाँ से मुझे f की वैल्यू एक्चुअली में कैलकुलेट करनी होगी। यहाँ से f कॉमन ले लूंगा तो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, म्यू एम जी। तो यहाँ से जो फोर्स की वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ द फोर्स इज म्यू एम जी अपॉन यस cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो ये फोर्स की वैल्यू है। ओके, अब मैं इसको और मिनिमम करना चाहता हूं तो और मिनिमम करने के लिए इस वाली टर्म को क्या कर दूंगा, मिनिमम कर दूंगा। तो इसके लिए आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, डिफरेंशिएशन रिजल्ट है चूंकि क्रैश कोर्स से बस ध्यान रखें। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाते हैं, जिसमें अगर इस थीटा की वैल्यू कितनी है, इस थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स म्यू। म्यू क्या है प्यारे बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, इतने पर फोर्स लगेगा तो ये वो मिनिमम फोर्स होगा और ये वो एंगल होगा। दोनों पर लगने पर ये ब्लॉक इस फोर्स से जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा।
तो क्वेश्चन में ध्यान रखें, कहीं जस्ट बिगिन टू स्लाइड वर्ड के दिया गया है, बॉडी को ऐसे किसी एंगल पर क्या कर रहे हैं आप, पुल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें इस तरह से सॉल्व करना होगा। एक क्वेश्चन से समझते हैं। प्यारे बच्चों 2 kg का ब्लॉक जिस पर एक फोर्स किसी एंगल थीटा पर लग रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.75, तो आपसे कह रहा है फाइंड एफ मिनिमम सच दैट द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड, आल्सो फाइंड थीटा। तो आपसे जैसे वर्ड क्या आया, एफ मिनिमम आया, आप समझ गए सर, मुझे क्वेश्चन समझ में आ गया है। दैट एफ मिनिमम इज व्हाट, दैट इज म्यू mg अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर। प्यारे बच्चों म्यू की वैल्यू कितनी है, यस 0.75, मास ऑफ द बॉडी इज 2 यानी कि 22g अपॉन अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस 0.75 का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ मिनिमम आ जाएगा। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये सिंप्लीफाई करके इट कम्स आउट टू बी 12 न्यूटन। क्लियर है। दूसरा आपसे पूछ रहा है कितने थीटा पर ये एक्ट करे, तो थीटा की वैल्यू दैट tan थीटा इज इक्वल टू प्यारे बच्चों म्यू कितना है 0.75, 0.75 होने तो कितना 3/4, और 3/4 कितना होता है सर, ये होता है tan 37 डिग्री। ओके, याद होगा आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट जिसमें थीटा 37, ये 3, ये 4 और ये कितना होगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यानी कि दैट थीटा इक्वल्स टू 37 डिग्री। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को ध्यान रखें, ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। आप किसी बॉडी को जब पुल कर रहे हैं तो कितने मिनिमम फोर्स से आप इसे खींचें ताकि ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइडिंग कंडीशन में आ जाए। आइए प्यारे बच्चों क्वेश्चन करते हैं। ये एक 20√2 न्यूटन का फोर्स 2 kg ब्लॉक पर लग रहा है, म्यू की वैल्यू 0.5, म्यू की वैल्यू कितनी 0.4। प्यारे बच्चों सबसे पहला काम हमें चाहिए नॉर्मल रिएक्शन, 2g क्या लग रहा होगा नीचे, एक नॉर्मल प्यारे बच्चों आ रहा होगा ऊपर की तरफ, इस फोर्स को ब्रेक कीजिए। यस, इसका ये कंपोनेंट 20 होगा, ये कंपोनेंट कितना होगा 20। प्यारे बच्चों ये वाला cos थीटा यानी कि दिस इज tan cos 37, प्यारे बच्चों आ जाएगा 8 एंड इट कम्स आउट टू बी यस tan cos tan sin 37 यानी कि इट कम्स आउट टू बी 6। तो प्यारे बच्चों अब देखिए थोड़ा सा इस सिचुएशन को एनालाइज करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सबसे पहले 20 लग रहा होगा नीचे की तरफ, प्यारे बच्चों नॉर्मल कहाँ लग रहा होगा ऊपर की तरफ, ये वाला जो 20 है क्या ये इधर की तरफ आ जाएगा, यस सर। ये वाला 8 आ जाएगा प्यारे बच्चों ऊपर की तरफ, इधर की तरफ आगे 6 न्यूटन और ऊपर वाला फोर्स इधर की तरफ 20 न्यूटन। ओके, अब ना कहा जाए जिसका मतलब बॉडी क्या है, अभी तो रेस्ट पर ही है, तो इस पर दोनों फोर्स उधर है, तो इसका मतलब होना हो जो फ्रिक्शन होगा क्या वो फ्रिक्शन कुछ इस डायरेक्शन में इस पर एक्ट करने की कोशिश कर रहा होगा। सबसे पहला काम प्यारे बच्चों नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते हैं, तो n plus 8 is equals to लिया जाएगा 40, so n is equals to 32, यानी कि नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ गई 32 न्यूटन आ गई है। तो प्यारे बच्चों इसका मतलब मेरे पास f पे होता है mu k into n, the value of mu k is 0.4, so this is 0.4 into 32, okay, so it comes out to be yes ये आ जाएगा 10। प्यारे बच्चों जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 to 8, 4 3 12, 1 to 8 यानी कि 12.8 न्यूटन, कितना 12.8 न्यूटन। फिर इसके बाद बात करें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं एफएल फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू जिसे आप म्यू एस इंटू एन कहते हैं, इसकी वैल्यू है 0.5, सो दिस 0.5 मेरे बच्चों मल्टीप्लाइड बाय 32, ये फिर कितना आ गया 10, 5 2 10 और 5 3 यानी 16, यानी कि इट कम्स आउट टू बी 16 न्यूटन। क्या मेरी बात क्लियर है प्यारे बच्चों? अब बात करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, तो चेक करें कि ब्लॉक मूव कर रहा है या नहीं। ब्लॉक को आगे की तरफ ले आने वाला है 26 न्यूटन फोर्स, कितने न्यूटन 26, यानी कि दिस एफ is 26 Newton and this 26 Newton is of course greater than FL, so इसका मतलब बॉडी विल एक्सेलरेट, यानी कि बॉडी आगे की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक लगेगा, यानी कि मैं क्या कर सकता हूँ इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 26 इधर, प्यारे बच्चों एफ के कितना 12.8 इधर, तो इस बॉडी का एक एक्सेलरेशन a होगा, तो यहाँ से सॉल्व करके दैट a इज इक्वल्स टू 26 माइनस 12.8 डिवाइडेड बाय मास कितना प्यारे बच्चों 2, सॉल्व करके मैं इसका क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, आंसर कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके
तो स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये एंगल ऑफ रिपोज, इस पर अच्छे खासे सवाल बनते हैं। जैसा आप सोच रहे हैं कि tan थीटा वाला डायरेक्ट सवाल आ जाएगा, ऐसा तो आपका भ्रम है। मैं जो क्वेश्चंस बताने वाला हूँ आप उसको ध्यान से समझें। तो प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ रिपोज पहली बात तो कौन सा एंगल होता है? ये वो वाला एंगल होता है जिस पर बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाती है, कुछ इस तरह से। यानी कि इंक्लाइन प्लेन पर एक क्या रखा है, एक ब्लॉक रखा है। आप क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे इस इंक्लाइन प्लेन को धीरे धीरे प्यारे बच्चों बढ़ाते जाते हैं, तो बढ़ाते बढ़ाते एक एंगल ऐसा आता है जिस एंगल पर ये बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाती है। तो जिस एंगल पर ये बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आती है उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। प्यारे बच्चों, mg कहाँ लग रहा होगा? नीचे। mg का ये वाला कंपोनेंट सब बच्चे जानते हैं, mg cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा। ओके, तो चूंकि अभी स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड करने वाला है, तो यानी कि फ्रिक्शन कौन सा? स्टैटिक। स्टैटिक में भी कौन सा वाला? Fn, क्योंकि जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से ये क्या हुआ? ये हुआ नॉर्मल रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं जानता हूँ दैट नॉर्मल रिएक्शन दैट n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा। क्या क्लियर है? यस सर। थीटा इज इक्वल्स टू थीटा r पर बॉडी जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में होगी। तो जो Fn होगा, क्या दिस Fn इज इक्वल्स टू म्यू इनटू n, दैट इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। क्या क्लियर है? अब प्यारे बच्चों, जस्ट बिगिन टू स्लाइड है, इसका मतलब ये वाला इसके बराबर होगा, यानी कि दैट mg sin थीटा इज इक्वल्स टू म्यू mg cos थीटा। ये छम्मा छम्मा हो गए। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जो tan थीटा r कहूँ दैट इज इक्वल्स टू म्यू, यानी कि थीटा r इज इक्वल्स टू tan इनवर्स म्यू। और म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर दो नेचुरल सरफेसेस के बीच में आपको म्यू पता है, तो उसका जो tan इनवर्स होगा वही एक्चुअल में क्या कहलाता है? एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, तो ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज की बात होगी। अब मैं इस पार्ट को यहाँ पे कई सारे पार्ट में इसको क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ। लेट अस एनालाइज व्हेन द एंगल थीटा इज लाइंग बिटवीन 0 एंड थीटा r, यानी कि ये जो वेज है, ये वेज का जो एंगल है, ये थीटा 0 और थीटा यानी कि एंगल ऑफ रिपोज के बीच में होगा। तो उस सिचुएशन में प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सवाल बनता है। आइए जरा देखें क्या। सबसे पहला काम, इस सिचुएशन में जो वेज होगा कुछ इस तरह से होगा, ये एंगल थीटा होगा। हसरत दिल में दबाने से क्या होगा? सिर्फ एक बार होठ हिलाकर तो देखो, और सिमट आएगा आसमां आगोश में तुम्हारे, चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो, और निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, नए लोगों से रिश्ता बनाकर तो देखो। हालांकि प्यारे बच्चों, अब हम आप नए नहीं हैं, बहुत दिनों से आपका हमारा कांटेक्ट हो चुका है। मेरा आपसे यही कहना है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जो हमारा बेल आइकन है प्यारे बच्चों, उसको हिट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रिक्वेस्ट आप लोगों के हमें मिलती हैं कमेंट्स के माध्यम से, उसमें हम ये चाहते हैं कि जो भी आपकी रिक्वेस्ट आ रही है उनको अपडेट करें। जो टॉपिक आपके छूट गए हैं वो टॉपिक आपको कहीं ना कहीं जरूर दें। तो वो टॉपिक आपको प्रोवाइड करने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन कैसे कहीं ना कहीं मिले, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू। ये m होगा प्यारे बच्चों, ये होगा mg sin थीटा, ये होगा mg cos थीटा, ये है मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन, और ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। क्या इस समय ब्लॉक स्लाइड कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि एंगल थीटा r से कम है। तो जितना mg sin थीटा होगा ऑब्वियस है उतना ही तो फ्रिक्शन फोर्स होगा। यानी कि इस सिचुएशन में जब थीटा की वैल्यू थीटा r से कम है, तो प्यारे बच्चों जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो एक्चुअली में mg sin थीटा के बराबर होता है। और जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू mg cos थीटा के बराबर होती है। यहाँ पे ये नॉर्मल रिएक्शन है। अगर वर्ड आ जाए रिएक्शन, क्या आ जाए? रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स, इसलिए प्लीज ध्यान दें, रिएक्शन या कांटेक्ट फोर्स का मतलब मैंने सबसे पहले वाले लेक्चर में बताया था प्यारे बच्चों, जो कि इस नॉर्मल और फ्रिक्शन का जो रिजल्टेंट होता है इसे आप नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। सो दैट इज व्हाट, दैट इज अंडर द रूट ऑफ fs स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर होता है। तो जब ये fs स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू mg आ जाएगी, जो कि कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब सर ये हुआ कि जैसे जैसे मैं थीटा की वैल्यू बढ़ा रहा हूं, तो क्या प्यारे बच्चों मैं जानता हूं थीटा के बढ़ने पर साइन थीटा बढ़ता है, साइन थीटा बढ़ता है तथा कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू सर, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। प्यारे बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू
कम होगी। नेट कांटेक्ट फोर्स सर ये रहेगा कांस्टेंट। लेकिन ये कहानी कब तक की है? ये कहानी तब है जबकि थीटा लेस देन थीटा आर होगा। अब बात करते हैं, अगर मैं थीटा की वैल्यू को थीटा आर से ज्यादा करता हूं, यानी कि अगर थीटा प्यारे बच्चों ग्रेटर देन थीटा आर होगा, तो जब थीटा ग्रेटर देन थीटा आर होगा तो सब मजा आ जाएगा, यानी कि हर हाल में ब्लॉक स्लाइड करेगा। जब ब्लॉक स्लाइड करेगा तो नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? सर एम जी साइन थीटा। और जब बॉडी स्लाइड करे तो इस बार एफ के लगेगा। और एफ के क्या होता है प्यारे बच्चों? एफ के होता है म्यू के इंटू एन। और ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। यानी कि जब थीटा की वैल्यू थीटा आर से ज्यादा है, किससे ज्यादा है? थीटा आर से ज्यादा है। तो थीटा आर से ज्यादा होने पर प्यारे बच्चों अब फ्रिक्शन एफ के लग रहा होगा और इसकी वैल्यू म्यू के एन में, एन की वैल्यू क्या होगी? म्यू के एम जी कॉस थीटा। क्लियर है? और बात करते हैं नॉर्मल रिएक्शन की। नॉर्मल रिएक्शन भी क्या हो गया? एम जी कॉस थीटा। और बात करें नेट कांटेक्ट फोर्स की, तो जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा प्यारे बच्चों, ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स आर होगा, इस नेट कांटेक्ट फोर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो नेट कांटेक्ट फोर्स होगा, क्या ये दोबारा से एफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आ जाएगा? तो जब ये एफ के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा तो इसकी वैल्यू आती है प्यारे बच्चों एम जी कॉस थीटा अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। यानी कि अब मुझे समझ में आ रहा है, अगर मुझसे कोई बोले कि थीटा की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं, तो क्या थीटा की वैल्यू बढ़ने पर प्यारे बच्चों कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कम। यानी कि सर फ्रिक्शन फोर्स विल डिक्रीज। नॉर्मल रिएक्शन, सर नॉर्मल रिएक्शन विल डिक्रीज। नेट कांटेक्ट फोर्स, यस सर, दैट विल आल्सो डिक्रीज। यानी कि पहले फ्रिक्शन फोर्स बढ़ रहा था, नॉर्मल रिएक्शन कम हो रही थी एंगल ऑफ रिपोज से पहले, और नेट कांटेक्ट फोर्स क्या था? कांस्टेंट। अब कहानी उल्टी हो गई है, थीटा के बढ़ने पर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कम हो रही है, और नेट कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू भी क्या हो रही है प्यारे बच्चों? कम हो रही है। तो यहां से छोटा सा प्यारा से सवाल है कि अगर थीटा की वैल्यू को 0 से कहां तक 90 तक चेंज किया जाए तो बताइए कांटेक्ट फोर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कांटेक्ट फोर्स का मतलब नॉर्मल रिएक्शन नहीं है, कांटेक्ट फोर्स का मतलब है इस फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट। तो आंसर होगा सर पहले तो क्या रहेगा? ये कांस्टेंट, और इसके बाद ये जो रिएक्शन होगी यानी कि नेट कांटेक्ट फोर्स होगा वो क्या होने लगेगा? डिक्रीज करने लगेगा। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री, मास ऑफ द ब्लॉक इज 2 kg, म्यू की वैल्यू कितनी गिवन है? 1, और आपसे फ्रिक्शन, नॉर्मल और नेट कांटेक्ट फोर्स पूछ रहा है। तो फिर भी पता लगा क्या जब भी कुछ ऐसा कोई सवाल होता है तो उसमें एंगल ऑफ रिपोज कैसे कैलकुलेट करते हैं? दैट tan थीटा r इज इक्वल्स टू म्यू, हियर थीटा r इज द एंगल ऑफ रिपोज। तो प्यारे बच्चों tan थीटा r इज इक्वल्स टू 1, सो थीटा r इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। यस, यानी कि इसका मतलब ये वाला एंगल क्या 45 से कम है? ठीक है, अगर एंगल 45 से कम है तो इसका मतलब ये वाला ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। जब स्लाइड नहीं करेगा तो इधर की तरफ क्या लग रहा होगा? 2g साइन थीटा। प्यारे बच्चों इधर की तरफ 2g कॉस थीटा, ये लग रहा होगा नॉर्मल, और ये क्या लग रहा होगा? फ्रिक्शन। चूंकि ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा तो ये एफ ही एम जी साइन थीटा, यानी कि द फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू 2g साइन 37, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू प्यारे बच्चों 3/5 से इट कम्स आउट टू बी 12 न्यूटन। क्लियर है? बात कर रहे हैं नॉर्मल रिएक्शन की, तो दैट नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू 2g cos 37, दैट इज इक्वल्स टू 16 न्यूटन। और जब नेट यानी कि नेट कांटेक्ट फोर्स यानी कि रिएक्शन की बात कर रहे होंगे, सो दैट रिएक्शन इज अंडर द रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगी नेट रिएक्शन। ओके, तो यहाँ ध्यान रखें जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सीधे सीधे थीटा का ध्यान रखें। अब मैं आपसे बहुत बढ़िया कंसेप्ट पर चर्चा करने वाला हूँ। क्या है बच्चों, जब आप क्या करते हैं सैंड हाथ में लेते हैं और सैंड को ऐसे ऐसे करके उसकी ढेर बनाते हैं, तो आपने महसूस किया होगा कि जो सैंड होता है शुरू में तो ऐसे ऐसे जमने लग जाता है, लेकिन फिर पर्टिकुलर हाइट के बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड पार्टिकल, वो किस तरह से फिसलने लगते हैं। अब आप समझिए इसका सीधे सीधे किससे संपर्क है? एंगल ऑफ रिपोज से। कैसे? इसका मतलब जब एंगल छोटा है तो ये पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर जमे हुए हैं, लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है यानी कि एंगल ऑफ रिपोज पर पहुंचा तो हर एक पार्टिकल कुछ इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे कि किसी इंक्लाइन प्लेन पर बैठा हो। यानी कि इसका मतलब अगर आपसे पूछे कि भाई फाइंड
मैक्सिमम वॉल्यूम फॉर्म किसका, ये जो कोन बन रहा है, जबकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पार्टिकल्स के बीच में कितना है, म्यू। तो प्यारे बच्चों बहुत आसान सा कंसेप्ट है, कुछ नहीं करना, ये आपने क्या बना दी, ये आपने कोन बना दी। अब इसका वॉल्यूम ऑब्वियस है, जैसे जैसे इसकी हाइट बढ़ेगी वैसे इसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जिस समय ये एंगल थीटा आर के बराबर होगा उस समय इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मैंने माना कि इसकी हाइट कितनी है प्यारे बच्चों, h, और इसकी रेडियस कितनी है, r। तो मैं जानता हूं थीटा आर मतलब tan थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा आर, दैट इज इक्वल्स टू म्यू, और ये आ गया मेरे पास म्यू बाई 1, यानी कि इस ट्रायंगल में जो tan थीटा होगा ये म्यू होगा, तो ये क्या होगा प्यारे बच्चों, 1 होगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो प्यारे बच्चों यहां से जो tan थीटा म्यू बाई 1 है, क्या वो h बाई r के बराबर हो जाएगा। तो जब ये h बाई r के बराबर हो जाएगा तो यार प्यारे बच्चों यहां से h बाई r के बराबर होने पर मेरे पास जो h की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी म्यू इंटू आर। म्यू आर को उठा के यहां रख देंगे, तो द वॉल्यूम इज 1/3 पाई r स्क्वायर इंटू म्यू इंटू आर, से दैट वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 1/3 पाई r क्यूब म्यू आर। So this is the maximum volume formed of this cone with the help of these sand particles. तो कंसेप्ट छोटा सा है लेकिन कभी कभी क्लिक कर जाए तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि जिस समय एंगल थीटा आर के बराबर होगा तो यह एंगल ऑफ अपोज हो जाएगा। आइए करते हैं और क्वेश्चंस। तो बहुत ही प्यारा सवाल अक्सर पूछा जाता है, एक इंसेक्ट है, ये एक बाउल है, ओके, और आपसे कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाए म्यू इस इंसेक्ट और बाउल के लिए। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए कितनी मैक्सिमम हाइट तक ये इंसेक्ट जाएगा और उसके बाद ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा। फाइंड h max at which the insect just begin to slide, यानी कि वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक यहाँ पर पहुंचेगा ताकि ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाए। इसका सीधा सीधा संपर्क एंगल ऑफ रिपोज से है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, मुझसे कह रहा है यार ये वाली वैल्यू हाइट निकालिए कि भाई कितनी हाइट पर ये जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा। जस्ट बिगिन टू स्लाइड वर्ड आ रहा है, ऐसे ऐसे करके इसका स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एंगल ऑफ रिपोज की फील आ रही है। तो प्यारे बच्चों मुझे h max एक्चुअल में क्या करना है, कैलकुलेट करना है। आइए ऐसे समझते हैं, मैंने माना कि एंगल कितना है प्यारे बच्चों, थीटा। ये एंगल अगर थीटा है तो जरा इसका कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बनाते हैं छोटी सी टेंजेंट, घबराना नहीं है बिल्कुल मिल जाएगा हमसे प्यारे बच्चों। ये है एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, और देखिए ये वाला एंगल थीटा है प्यारे बच्चों, ये वाला एंगल 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो प्यारे बच्चों ये थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना है, थीटा। ओके, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये पूरा 90, तो ये थीटा, तो ये थीटा। अब देखो ये सीधे सीधे आपको क्या इंसेक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, क्या ये इंक्लाइन प्लेन दिखाई दे रहा है, यस सर। और प्यारे बच्चों देखो जब ये थीटा है तो ये थीटा है, इसका मतलब जितना ये थीटा है उतना ही ये थीटा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि जब जस्ट बिगिन टू स्लाइड कंडीशन होगी उस समय थीटा किसके इक्वल होगा, थीटा आर के इक्वल होगा। अब प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे से जानते हैं जस्ट बिगिन टू स्लाइड कंडीशन में क्या ये mg sin थीटा होगा, यस सर। क्या प्यारे बच्चों इधर की तरफ mg cos थीटा होगा, और इस डायरेक्शन में इधर की तरफ क्या लगा होगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। जब ये इसके बराबर होगा तो जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा। और सब बच्चे जानते हैं दैट थीटा आर इज इक्वल्स टू म्यू, यानी कि एक छोटा सा ट्रायंगल अगर मैं बनाऊं तो इस ट्रायंगल में ये थीटा आर होगा, ये थीटा आर होगा, म्यू बाई 1 ये म्यू होगा, ये 1 होगा, तो क्या √1 प्लस म्यू स्क्वायर होगा। तो ये थीटा आर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा आर। प्यारे बच्चों मुझे निकालना है h max। मैं जानता हूं ये पूरी क्या है, रेडियस r, ये रेडियस भी क्या है r, तो ये क्या होगा सर, ये होगा r cos थीटा, ये r cos थीटा, तो यही तो h max है। सो दिस h max is equals to r minus r cos थीटा। प्यारे बच्चों r कॉमन नहीं है, 1 minus cos थीटा। मुझे आंसर किसके टर्म में निकालना है, म्यू की टर्म में। tan थीटा मेरे पास है, cos थीटा मुझे निकालना है, तो क्या इस वाले ट्रायंगल से प्यारे बच्चों दिस cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट क्या 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, बस उठा के यहाँ पुट कर दीजिए।
तो क्या r इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस म्यू स्क्वायर से मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? I'll have the value of this h max. क्या मेरी बात क्लियर है? यस सर। तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, h max की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्यारा बच्चों, बहुत ही प्यारा सवाल है, अक्सर रिपीट होता है, ध्यान से समझे। ए ब्लॉक ऑफ मास is placed on a surface with a vertical cross section given by y is equals to x cube by 6. y is equals to x cube by 6. ये कोई कर्व की इक्वेशन है, ओके। अब मुझे नहीं पता कर्व कैसा है, लेकिन कोई भी कर्व हो सकता है और y और x का रिलेशन आपको दिया है। म्यू इज इक्वल्स टू 0.5 गिवन है, ओके। द मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड एट विच द ब्लॉक कैन बी प्लेस्ड विदाउट स्लिपिंग थिस। तो आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए ग्राउंड से कितनी हाइट पर मैं जो है उस ब्लॉक को रखूं ताकि वो स्लिप ना हो। अब ऑब्वियस है क्या कह रहा है, मैक्सिमम हाइट कह रहा है, तो मैक्सिमम हाइट मतलब जस्ट बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन है। अब मुझे नहीं पता कर्व की शेप कैसे, लेकिन मान लीजिए कि अगर सपोज ये कर्व कुछ इस तरह का होता और यहाँ पर ये ब्लॉक कह रहे बच्चों कुछ इस तरह से प्लेस होता, तो इस पर जो बनने वाली जैसे से ये ऊपर जा रहा है, क्या इसका ये एंगल बढ़ता जा रहा है? तो जिस समय एक स्थिति ऐसी आएगी कि जिस समय ये एंगल ऑफ रिपोर्स के बराबर होगा, क्या प्यारे बच्चों वही इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। क्या मेरी बात क्लियर है? और अगर यही इसकी मैक्सिमम हाइट है तो उसके बाद ये ब्लॉक बिगिन टू स्लाइड की कंडीशन में आ जाएगा। तो आपसे इस h max की वैल्यू पूछा, इसका मतलब ये थीटा किसके बराबर? थीटा r के। प्यारे बच्चों, कर्व पर जो खींची गई टेंजेंट होती है उसके लिए आप सभी जानते हैं जो tan थीटा होता है वो एक्चुअल में dy by dx के बराबर भी होता है। किसके बराबर होता है? dy by dx। अब थीटा तो थीटा r है, तो ये हो गया मेरे पास tan थीटा r। और प्यारे बच्चों y कितना गिवन है मुझे? दैट y इज इक्वल्स टू x क्यूब बाई 6। तो क्या यहाँ से dy by dx इज इक्वल्स टू क्या 3x स्क्वायर बाई 6 से इट कम्स आउट टू बी x स्क्वायर बाई 2। कितना आ गया मेरे बच्चों? x स्क्वायर बाई 2। तो dy by dx को यहाँ उठा के रख सकता हूँ, दैट इज x स्क्वायर बाई 2। और प्यारे बच्चों tan थीटा किसके बराबर होता है? म्यू के। और म्यू कितना है आपका? 0.5 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज 1/2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाई 2। छम्मा छम्मा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों? 1 आ गई। ये तो आपके पास एक्चुअली में ये आया है। मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछा है y। तो इस x की वैल्यू उठा करके इस वाले कर्व में पुट कर दीजिए, तो क्या y इज इक्वल्स टू x क्यूब बाई 6। इसकी वैल्यू उठा के जब आप इसमें रखेंगे तो y कितना आ गया प्यारे बच्चों? इट कम्स आउट टू बी 1/6 मीटर। तो 1/6 मीटर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? दैट्स प्यारे बच्चों, इंक्लाइन प्लेन जिस पर एक मास का ब्लॉक रखा है, ओके, ये फिक्स बैच है। और ये जो इस बार जो थीटा है वो ग्रेटर देन थीटा आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ब्लॉक स्लाइडिंग करेगा, ओके। दैट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू के इज इक्वल्स टू म्यू। तो प्यारा बच्चा आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो क्या करना होगा? ब्लॉक पर mg कहाँ लग रहा होगा? इधर ये लग रहा होगा नॉर्मल। mg के कितने कंपोनेंट होंगे? 2। ये वाला कंपोनेंट mg sin थीटा, ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा। तो क्या इधर की तरफ एक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन आ रहा होगा क्योंकि थीटा ग्रेटर देन थीटा आ रहा है, एंड द ब्लॉक विल हैव एन एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। सो दिस mg sin theta minus fa is equals to ma. So this mg sin theta minus mu mg cos theta is equals to ma. So this acceleration. प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। g sin theta minus mg cos theta. Okay, so this is the expression of the acceleration. क्या ये मास से इंडिपेंडेंट है? यस। इसका मतलब मेरे पास
दो प्यारे प्यारे छोटे छोटे से सवाल बन गए हैं क्या कि अगर एंगल थीटा की वैल्यू क्या हो, दोनों इंक्लाइन के लिए सेम हो, एक बॉडी जिसका मास m1 और दूसरी बॉडी जिसका मास क्या हो m2, m1 बड़ा है किससे, m2 से, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर दोनों के लिए म्यू और थीटा क्या है प्यारे बच्चों से, तो a1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, a2 होगा, यानी कि बोथ विल रीच टुगेदर। ओके, साथ साथ यहाँ से एक बात और समझ में आ रही है प्यारे बच्चों, जिसका म्यू ज्यादा तो इसका मतलब ये वाली टर्म ज्यादा, ये वाली टर्म ज्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू कम। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास दो ब्लॉक हैं, इसका मास भी है, इसका मास भी है प्यारे बच्चों, ये थीटा, ये म्यू1 है और ये क्या है m2, और म्यू1 किससे बड़ा है, म्यू2 से। अगर म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से क्या है ज्यादा, तो प्यारे बच्चों a1 इज लेस देन a2, तो जो एक्सेलरेशन ऑफ 1 होगा वो कम होगा, जबकि एक्सेलरेशन ऑफ 2 क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका मतलब पहले कौन पहुंचेगा, पहले ये वाला ब्लॉक पहुंचेगा, बाद में पहले ये वाला ब्लॉक पहुंचेगा, बाद में ये वाला ब्लॉक पहुंचेगा। तो इस तरह से याद रखें कि भाई जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, g sin स्क्वायर माइनस म्यू जी कॉस थीटा। आइए इसके ऊपर करते हैं एक बहुत बढ़िया सवाल। प्यारे बच्चों बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। स्मूथ ब्लॉक इज रिलीज एट रेस्ट ऑन ए 45 डिग्री, ओके, यानी कि पहले कह रहा है स्मूथ सरफेस है और 45 डिग्री पर रिलीज किया गया है। इंक्लाइन प्लेन पर देन स्लाइड्स ए डिस्टेंस d, जो कि d डिस्टेंस स्लाइड करता है। फिर कह रहा है द टाइम टेकन टू स्लाइड इज n टाइम्स एज मच टू स्लाइड ऑन ए रफ इंक्लाइन प्लेन, यानी कि इसका मतलब दूसरी सिचुएशन में वो आपसे कह रहे हैं कि यार यही ब्लॉक है, पहले में म्यू कितना कह रहे हैं 0, स्लाइड कितना करता है d, दूसरे केस में थीटा 45 डिग्री की है, लेकिन इस बार कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है आपको, और स्लाइड कर रहा है और फिर कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है d। अब आपसे कह रहा है यार अगर अब जो टाइम ले रहा है वो स्लाइड करने में वो कितना टाइम ले रहा है, n टाइम्स ले रहा है, यानी कि अगर इसको कितना टाइम लग रहा था t1 और इसको कितना टाइम लग रहा था t2, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस t2 इज इक्वल्स टू n टाइम्स ऑफ t1। तो आपसे कह रहा है प्यारे बच्चों की म्यू की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, म्यू कैलकुलेट कीजिए। ओके, तो म्यू को आपको एक्चुअल में किसके टर्म में निकालना होगा, n के टर्म में कैलकुलेट करना होगा। तो आइए फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चे t2 इज इक्वल्स टू n t1, जब फ्रिक्शन नहीं है तो कैसा बच्चे जानते हैं एक्सेलरेशन कितना होता है सर, g sin थीटा। जब फ्रिक्शन है तो अभी क्या पता लगा प्यारे बच्चों, g sin थीटा माइनस क्या म्यू जी cos थीटा। यस सर, थीटा कितने 45 डिग्री, तो क्या a is 1 is equals to g by root 2, और क्या प्यारे बच्चों g by root 2 माइनस म्यू जी by root 2, यानी कि g by root 2 कॉमन ले लिया 1 माइनस म्यू, और यहाँ से मेरे पास a1 आ गया, यहाँ से मेरे पास a2 आ गया। अब प्यारे बच्चों d डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगा टाइम, जब अपन पहली कंडीशन की बात करें तो दैट d इज इक्वल्स टू हाफ a1 t1 का स्क्वायर, ओके, यानी कि दैट d इज इक्वल्स टू हाफ a1 कितना है प्यारे बच्चों, a1 है मेरे पास g by root 2 into t1 स्क्वायर, और सेकंड सिचुएशन में द सेम d, दैट d is equals to half, yes, a2 into t2 का स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक इज 0, so this d is equals to half। a2 की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, g by root 2 1 minus mu into t2 का स्क्वायर। क्या क्लियर है, दोनों इक्वेशंस को आप अगर डिवाइड कर देंगे सो दैट 1 इज इक्वल्स टू, ये सब छम्मा छम्मा हो गए, क्या प्यारे बच्चों t1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस म्यू t2 स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यस, t2 स्क्वायर 1 माइनस म्यू t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर आ जाएगा, और चूंकि t2 बराबर क्या है प्यारे बच्चों nt1, तो क्या यहाँ से t2 स्क्वायर इज n स्क्वायर t1 स्क्वायर, यानी कि मैं यहाँ से इसको जो t2 स्क्वायर की वैल्यू को क्या रख सकता हूँ 1 माइनस म्यू n स्क्वायर t1 स्क्वायर से, ये मेरे पास आ गया, ये यहाँ से छम्मा छम्मा हो गए, तो मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस म्यू is equals to प्यारे बच्चों 1 by n square, so this mu is equals to 1 minus 1 by n square, and this is the
आंसर। अब आप सोचो एक छोटे से सवाल में इतनी सारी भसड़ फैला रखी है, लेकिन बात ये कि भारी नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्चुअली इसको समझे तो मजा आ सकता है। यहाँ टाइम की बात कह रहा है, अगर यहाँ पे वेलोसिटी की बात करेगा तो आप थर्ड इक्वेशन से भी क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, इस क्वेश्चन का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत सारे सवाल इसके ऊपर पूछे गए हैं। ओके, ध्यान दीजिए क्या है। इंक्लाइन प्लेन पर एक ब्लॉक मास m का रखा है और थीटा इज ग्रेटर देन थीटा, यानी कि इसका मतलब ब्लॉक स्लाइडिंग की कंडीशन में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना प्यारे बच्चों म्यू। तो देखो दो बातें हैं, इसका मतलब ब्लॉक स्लाइडिंग कंडीशन में है, यानी कि ब्लॉक क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो इसका मतलब एक बार तो आपने क्या किया, अगर कोई बॉडी ऊपर से स्लाइड कर रही है ऐसे, तो आपने उसको बस एक बार रोक के रखा। ओके, और एक दूसरा तरीका ये कि आपने उसको पुश किया, यानी कि आपके पास एक फोर्स की रेंज है। एक तो तब जब आप उसको केवल नीचे आते हुए रोकने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हो, क्या मेरी बात क्लियर है, रोकने के लिए। और एक बार आप क्या कर रहे हो, पूरी ताकत के साथ उसको ऊपर की तरफ पुश करने के लिए फोर्स लगा रहे हो। तो यानी कि इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास फोर्स की एक्चुअल में दो कैटेगरी होंगी। बॉडी का मूवमेंट कहाँ है, नीचे की तरफ। तो आपने क्या किया, एक तो वो फोर्स लगाया जिस फोर्स से केवल ये ब्लॉक आपने इसको यहाँ पे रोक दिया है फिसलने से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। और एक दूसरा आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको रोकने के साथ साथ ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे मेरे पास हमेशा जो फोर्स होगी उस फोर्स की एक रेंज एक्ट कर रही होगी, है ना। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सो दैट एफ मिनिमम इज mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा, दैट एफ मैक्सिमम इज mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा। तो इतने से इतने फोर्स तक ब्लॉक का कोई मूवमेंट एक्चुअल में नहीं होता। तो जो फोर्स होता है वो इस रेंज के बीच में क्या करता है, लाई करता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कर सकते हैं प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को। इधर की तरफ लग रहा होगा mg sin थीटा, इधर की तरफ लग रहा होगा म्यू mg cos थीटा। तो जो नेट होगा, अगर f केवल इसको रोकने के लिए रिक्वायर्ड है, तो इसको रोकने के लिए अगर कहानी बनाएंगे तो प्यारे बच्चों इधर की तरफ mg sin थीटा और इधर की तरफ इस पर फ्रिक्शन लग रहा है और केवल रोक रहा है। इसका मतलब इसकी टेंडेंसी नीचे आने की है, यानी कि इसका मतलब mg माइनस म्यू mg cos थीटा फोर्स के लिए ही आपको बस इसको पुश करना होगा। लेकिन अगर सोचो आपको इसको ऊपर धकेलना है, तो ऊपर धकेलने का मतलब है कि इस डायरेक्शन में इस बार फ्रिक्शन लगेगा, यानी कि फ्रिक्शन अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा। इस केस में फ्रिक्शन इधर लगेगा, जबकि ऊपर धकेलने की स्थिति में फ्रिक्शन कहां लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में। तो ऐसे लगने पर प्यारे बच्चों ये mg sin थीटा के साथ आ जाएगा। तो ये फोर्स जो होगा इसको इन दोनों के खिलाफ क्या करना होगा, वर्क करना होगा। तो ये कौन सी वैल्यू है, दोनों का सम मैक्सिमम। ये कौन सी वैल्यू है, दोनों में से इसमें से माइनस कर दिया तो मिनिमम, यानी कि ये फोर्स की मेरे पास एक रेंज आ गई। तो जब भी कभी क्वेश्चन में भी आपको क्वेश्चन से समझाने वाला हो, कहीं कोई वर्ड आ जाए कि भाई मैक्सिमम टू मिनिमम का रेशियो इतना है या मैक्सिमम इतना है या मिनिमम इतना है, तो किसी पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू क्या कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। तो बिना दिमाग लगाए mg sin थीटा माइनस mg cos थीटा क्या हुआ, मिनिमम वाला हुआ, mg sin थीटा प्लस mg cos थीटा मैक्सिमम वाला हुआ। और इन दोनों से इस चीज को समझ जाइए। आइए करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन। प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेम, थीटा एंगल थीटा ग्रेटर देन थीटा ये m मास का ब्लॉक है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, सरफेस रफ है। तो आपसे कह रहा है फाइंड f सच दैट इज जस्ट मूविंग अपवर्ड्स, यानी कि ब्लॉक को कहां मूव कराना है, जस्ट मूविंग अपवर्ड्स। तो मूविंग अपवर्ड्स का मतलब आप समझ गए, जो पिछले वाला हमने कंसेप्ट समझा, इसका मतलब f मैक्स की बात कर रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कौन से ऑप्शन सही होंगे, तो सर इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा सर ये वाला। सर क्या मेरी बात क्लियर है। मिनिमम पूछता तो कौन सा वाला ऑप्शन होता, ए वाला ऑप्शन होता। प्यारे बच्चों बहुत अच्छा सवाल। एक m मास की ये कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, साथ एक m मास का ब्लॉक है, दोनों के बीच का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है म्यू। आपसे कह रहा है कितना फोर्स लगाऊं ताकि m के रिस्पेक्ट में रेस्ट कर रहे। यहाँ देखो कुछ इस तरह का सवाल है, जैसे गाड़ी आ रही है और बहुत तेज स्पीड से और सामने आ जाए और इसकी छत से चिपक के ऐसे चला जाए, यानी कि इसका मतलब ये वाला इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर। यानी कि सबसे पहली बात प्यारे बच्चों ग्राउंड फ्रेम से देखने पर इसका एक्सेलरेशन ए होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ए ही होगा, क्योंकि दोनों इसके रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट पर। उसको सिस्टम मान करके एक्सेलरेशन ए से एफ अपॉन एम प्लस एम, ये मेरे पास सिस्टम का क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यार बच्चों ध्यान से सुनो, इस पर mg कहाँ लग रहा है, नीचे। तो इस mg को रोकने के लिए ऊपर की तरफ क्या आना चाहिए, एक फ्रिक्शन फोर्स रिक्वायर्ड होगा।
अब बात है कि फ्रिक्शन फोर्स आएगा कहां से? भाई नॉर्मल भी तो कहीं ना कहीं से आना चाहिए। तो एक काम करते हैं प्यारे बच्चों, इसके फ्रेम में बैठ जाते हैं। इसके फ्रेम, अब स्यूडो फोर्स तो हमने सीखा ही था। तो जब हम इसके फ्रेम में बैठ गए तो सर इसका मतलब इसका खुद का एक्सेलरेशन कितना है ए, तो क्या इस पर इधर की तरफ लग गया स्यूडो एम ए, मास इसका, एक्सेलरेशन इसका, तो क्या प्यारे बच्चों नॉर्मल आ गया, नॉर्मल आ गया तो क्या फ्रिक्शन आ गया। ये मेरे पास एम जी कहां लग रहा है? नीचे, और इसके फ्रेम में इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 0। तो प्यारे बच्चों जो mg है, क्या ये mg की वैल्यू ही एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स के बराबर होगी। लेकिन ये जो फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू क्या होगी? FL होगी। अब F किसके बराबर है? mg के, और FL क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं, म्यू इंटू n, और n की वैल्यू किसके बराबर है? अगर मैं यहां से देखूं तो यहां से पता लग रहा है that n is equals to ma, तो क्या mg is what? mu ma, तो क्या a is greater than equals to g by mu, यानी कि जो इसका एक्सेलरेशन होना चाहिए वो किससे ज्यादा होना चाहिए? वो हर हाल में g बाई म्यू से ज्यादा होना चाहिए। प्यारे बच्चों इस रिजल्ट को याद रखें, कुछ समझ में आए या ना आए, g बाई म्यू पे क्लिक कर दें। ओके, तो मिनिमम कितना होना चाहिए? g बाई म्यू। मैक्सिमम तो कितना भी हो, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? g बाई म्यू होना चाहिए। a पता लग गया? यस सर। तो क्या g बाई म्यू इज इक्वल्स टू f अपॉन m प्लस m। तो प्यारे बच्चों मिनिमम फोर्स कितना आ जाएगा? दैट मिनिमम फोर्स इज m प्लस m g बाई म्यू से ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये मेरे पास मिनिमम फोर्स आ जाएगा, ताकि ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में क्या रहे? रेस्ट पर रहे। तो प्यारे बच्चों ये वो टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें अक्सर डाउट रहता है, जिसे आप बोलते हैं ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम्स। इनको सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक मेथड होता है। आइए जरा हम लोग सीधे सीधे उन स्टेप्स के ऊपर चलते हैं, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि क्रैश कोर्स है, समय हमारे पास इतना नहीं है कि हम सिचुएशंस एनालाइज करें। सीधे सीधे इन स्टेप्स को याद रखिए और प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। प्यारे बच्चों सबसे पहला काम है F1 मैक्स निकालना है, दूसरा काम है F2 मैक्स निकालना है। F1 मैक्स और F2 मैक्स एक्चुअल फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू है। क्वेश्चन क्या है समझते हैं। जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के साथ रखा हुआ है तो प्यारे बच्चों कह रहा है कि इस वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाना है, ऊपर वाले पर, और आपसे कह रहा है AA तथा AB कैलकुलेट कीजिए। एक्सेलरेशन ऑफ A तथा एक्सेलरेशन ऑफ B क्या कीजिए? कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हैं। सबसे पहले F1 मैक्स निकालिए, फिर F2 मैक्स निकालिए, और मान करके चलते हैं कि दोनों ब्लॉक क्या चल रहे हैं? पहले साथ साथ चल रहे हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं जब भी ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम होती है तो पहले आप जब इसको धीरे से खींचते हैं तो दोनों कैसे चलेंगे? साथ साथ। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा तेजी से खींचेंगे तो यहाँ रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी, और रिलेटिव स्लिपिंग हो जाएगी तो दोनों ब्लॉक कैसे चलने लगेंगे? अलग अलग चलने लगेंगे। तो प्यारे बच्चों बेसिक सिचुएशन क्या है, हमें पता ही नहीं लगता कि कब साथ साथ चलते हैं और कब क्या चलते हैं अलग अलग। तो आइए इसको सबसे पहले क्या करते हैं? चेक करते हैं, शुरू करते हैं। तो स्टेप 1 सबसे पहले F1 मैक्स F2 मैक्स निकालिए, फिर मानिए कि दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है और इस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। फिर आपसे कह रहा है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। अगर फ्रिक्शन की वैल्यू दोनों ब्लॉक के बीच में इस F1 मैक्स से आती है कम या उसके बराबर, तो इसका मतलब दोनों के बीच में फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा। स्टैटिक लगेगा तो दोनों ब्लॉक कैसे चलेंगे? साथ साथ चलेंगे। साथ साथ चलेंगे तो इनका एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। लेकिन अगर F क्या आ जाए? F1 मैक्स से ज्यादा आ जाए, जो कि पॉसिबल है नहीं, तो इसका मतलब हमारा ये assumption क्या होगा? गलत होगा। और यहाँ पर दोनों ब्लॉक क्या चलेंगे प्यारे बच्चों? अलग अलग चलेंगे। और फिर आप इसे बिल्कुल सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका ये N1 क्या 20 न्यूटन लगेगा? यस सर, 2G के हिसाब से। तो जो F1 मैक्स होगा, दिस F1 मैक्स इज इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0.5, जो कि आपको म्यू1 गिवन है, इनटू ये मेरे पास कितना होगा? 20, दिस इज 10, यानी कि मेरे पास F1 मैक्स की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन। क्लियर है? नीचे सरफेस पर कोई फ्रिक्शन ही नहीं है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि F2 मैक्स कितना आ जाएगा? F2 मैक्स कम्स आउट टू बी 0। क्या क्लियर है मेरी बात? तो सबसे पहला काम F1 मैक्स निकालेंगे, बाद में क्या निकालेंगे? F2 मैक्स निकालेंगे। अब अपन एज्यूम करते हैं, इसके बाद स्टेप 2 में एज्यूम करते हैं कि बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन A, यानी कि इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक का है उतना ही एक्सेलरेशन इस नीचे वाले ब्लॉक का होगा। तो मैं यहां से
शुरू करता हूं। सबसे पहले फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर वाले ब्लॉक पर, कितने न्यूटन का, 10 का। तो इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, पीछे। इसी तरह से इतना ही फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, आगे। फॉर एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। नीचे वाले सरफेस पर फ्रिक्शन कितना है प्यारे बच्चों, 0। जितना एक्सेलरेशन इसका हुआ उतना ही एक्सेलरेशन इसका हुआ। अब मैं इक्वेशन लिखता हूं, यहां से मेरे पास पहली इक्वेशन आएगी 10 माइनस F1 इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों ये मेरे पास होगा 2 into A। और दूसरी इक्वेशन होगी दिस F1 इज इक्वल्स टू, प्यारे बच्चों 4 into A। यहाँ से छम्मा छम्मा हो गए, तो क्या 10 इज इक्वल्स टू 6A। तो क्या जो A की वैल्यू होगी इट कम्स आउट टू बी 5/3। क्या मेरी बात क्लियर है। और 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मेरे पास उनका कॉमन एक्सेलरेशन आ गया है। ठीक, शुरू में थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि आपने अगर नहीं किया तो बोरिंग लगेगा ही, लेकिन आप इसके स्टेप्स देखिएगा तो आपको इन क्वेश्चंस की फील आने लगेगी। जिन बच्चों को ने पढ़ा हुआ और उनको पता है कि इसमें इस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप समझिए आज के बाद उनको प्रॉब्लम आना बंद हो जाएगा। प्यारे बच्चों ए आ चुका है। अब स्टेप थर्ड में फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करता हूं। तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां से प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन की वैल्यू उठा करके रख दूंगा इस वाली किसी भी एक इक्वेशन में रख सकता हूं, इसमें। तो मेरे पास जो F1 है इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 into 5/3 से इट कम्स आउट टू 20/3। जब ये 20/3 आ जाएगा, 20/3 का मतलब ये हुआ कि ये लगभग 6.6 मीटर पर 6.6 न्यूटन के आसपास आ गया है। यानी कि फ्रिक्शन आ गया कितना, 6.6 न्यूटन। नाउ चेक, ये फ्रिक्शन अब चेक करें कि ये F1 मैक्स से ज्यादा है या कम। F1 मैक्स की वैल्यू जब आपने कैलकुलेट की थी तो प्यारे बच्चों कितनी थी, 10 न्यूटन। ये जो फ्रिक्शन आ रहा है आपका, क्या इस फ्रिक्शन की वैल्यू लेस देन F1 मैक्स आ रही है? यस सर। इसका मतलब हमारा एजम्पशन क्या है, सही। यानी कि दोनों ब्लॉक के एक्सीलरेशंस क्या है, कॉमन। एंड द आंसर ऑफ द प्रॉब्लम इज A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 5/3 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो इसी तरह से आप इन सारी प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर एक बार रिपीट करता हूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले F1 मैक्स F2 मैक्स निकालेंगे। फिर इसके बाद दोनों ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन को क्या अज्यूम करेंगे, कॉमन। कि लेट अस कंसीडर दैट द बोथ द ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन A। फिर कॉमन एक्सेलरेशन A मान करके आप क्या करेंगे, A की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, साथ ही साथ फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अगर इस फ्रिक्शन की वैल्यू F1 मैक्स से क्या आ रही है, कम, यानी कि हमारा assumption क्या है, सही। यानी कि ब्लॉक्स आर मूविंग विद कॉमन एक्सेलरेशन A। ओके। और अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती, इसकी वैल्यू F1 मैक्स से क्या आ जाती, ज्यादा, तो साथ चलने के लिए ज्यादा फ्रिक्शन चाहिए, उतना है नहीं। तो इसका मतलब इन ब्लॉक्स के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्यारे बच्चों 2 से 3 सवाल करेंगे तब जाके समझ में आएगा। थोड़ी सी पेशेंस रखें और लास्ट तक लेक्चर को देखें। प्यारे बच्चों फिर एक ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम। इस बार मैंने नीचे वाले सरफेस पर भी फ्रिक्शन लिया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर μ1 0.5 और μ2 कितना 0.1। तो सबसे पहला काम F1 मैक्स निकालना है। तो प्यारे बच्चों जो F1 मैक्स होगा, क्या इस F1 मैक्स के लिए इस वाले ब्लॉक से जो नॉर्मल होगा क्या वो 5G हो जाएगा? यस सर। सो दिस इज 0.5 into 5G। प्यारे बच्चों दिस कम्स आउट टू बी 25 न्यूटन। नीचे वाले ब्लॉक की बात करेंगे तो नीचे वाले ब्लॉक पर 5 और 10 दोनों का टोटल वेट कितना आ रहा है, 15। तो जो N2 होगा प्यारे बच्चों ये 15G के कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा। यानी कि वैसे तो लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन सिस्टम मानेंगे तो N2 15G के कॉरस्पॉन्डिंग आएगा। तो जो F2 मैक्स होगा दिस इज 0.1 इंटू, कुछ लोग केवल इसका वेट लेते हैं लेकिन दोनों लेने होंगे, तो 0.1 इंटू 15G, यानी कि ये मेरे पास आ जाएगा 15 न्यूटन। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। अब प्यारे बच्चों कह रहा है 30 न्यूटन का फोर्स लगा है। तो सबसे पहला सिस्टम सर ने क्या कहा था, लेट अस अज्यूम दैट A1 इज इक्वल्स टू A2। दोनों ब्लॉक कैसे चल रहे हैं, साथ साथ। तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं, जिस बॉडी पर फोर्स लगता है वहां से शुरू कर रहे हैं। इस पर फोर्स आगे तो फ्रिक्शन पीछे, फिर इतना ही फ्रिक्शन इस नीचे वाले ब्लॉक पर आगे, और इधर की तरफ एक फ्रिक्शन F2 पीछे। जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका होगा। तो इसकी इक्वेशन आगे प्यारे बच्चों F माइनस F1 दैट इज, और F की वैल्यू कितनी है, F इज व्हाट,
f is 30, तो क्या 30 माइनस f1 इज इक्वल्स टू, आपको लग रहा होगा सर थक रहे हैं, नहीं, मैं बहुत आराम से बहुत प्यार से आपको एक क्वेश्चन समझाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इस कंसेप्ट में अक्सर दिक्कत आती है, मैं इसलिए बिल्कुल भी जल्दी नहीं कर रहा हूँ। आपको मैं कह रहा हूँ कि 2-3 बार आप रिपीट करके देखें, चाहे जैसे भी देखें, लेकिन प्लीज इसको जरूर समझें। बहुत आसान है प्यारे बच्चों। तो 30 माइनस f1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए, और दूसरी इक्वेशन आगे प्यारे बच्चों f1 माइनस f2 इज इक्वल्स टू, यस, 10 इंटू ए। क्या मेरी बात क्लियर है? अब प्यारे बच्चों f2 तो मुझे पता है, ऑब्वियस अगर आगे जा रहा है तो उसको चलना पड़ेगा, तो ये fk होगा, ओके, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू होगी, यानी कि इट वुड बी 15, तो यानी कि f1 देयर वुड बी माइनस 15, ओके, यहां से कैंसिल हुआ, तो क्या दिस इज 15 इज इक्वल्स टू 15 सो a इज इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसका मतलब दोनों ब्लॉक का कॉमन एक्सेलरेशन 1 आ जाएगा। लेकिन अभी चेक करना होगा f1 के वैल्यू को, तो प्यारे बच्चों 30 माइनस f1 is equals to 5 into 1, so this f1 is equals to 30 minus 5, that is 25, okay? अब जरा चेक करें, f1 तो 25 आ रहा है, जबकि आपका f1 मैक्स कितना आ रहा है 25, यस, यानी कि f1 की वैल्यू किसके बराबर है? f1 मैक्स के बराबर है। जब ये बराबर ए से छोटी होती है तो हमारा assumption हमेशा सही होता है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि a1 बराबर a2 बराबर a, यानी कि द आंसर वुड बी 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्या प्यारे बच्चों क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। घबराएं नहीं, मेहनत करें, थोड़ा सा पेशेंस रखें, पूरे लेक्चर को प्यारे बच्चों ध्यान से देखें, और आशा करता हूं आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मोशन परिवार आपके लिए हर तरह से पूरी मेहनत करने के लिए कटिबद्ध है। बस आपके फीडबैक्स हमें रेगुलर चाहिए। जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज उन डाउट्स को एंटरटेन करें, पूछें। जो साथ साथ कुछ बेसिक डीपीपीज आपको साथ में दी गई हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। जय हिंद, जय भारत। आपका अमित वर्मा, एबी सर, थैंक यू। प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है, और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपका किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।